बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जिस तरह हम लोग अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस की वजह से फिजिकल क्लास में शिफ्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लास के वर्जन में शिफ्ट हो गए हैं फॉर द टाइम बीइंग। सो हम लोग, इसलिए मैं इसको लेक्चर नंबर 1 स्पेसिफाई किया, कैफ 7 का। हमारा लेक्चर्स जो चल रहे थे, हमने लास्ट जो एरिया पढ़ा था वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली थी, जिस तरह हम लोग यूजुअली फ्लो चार्ट से करते हैं, लेकिन हमने रीडिंग नहीं की थी। तो बिफोर दैट, उस रीडिंग से पहले एक छोटा सा सेक्शन 180 जो मैंने स्किप किया था, अगर आपको याद हो उस वक्त क्लास पढ़ाते हुए मैं चूंकि सीक्वेंस में एक दो चीजें पढ़ा रहा था, तो ये स्किप करके मैं आगे आया था। तो वही चीज पढ़ने लगे हैं, लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडेमनिफिकेशन। देखो, नाम से जाहिर है कि आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो डायरेक्टर को, तो ये बात याद रखना। देखो, पुट्ठा काम करेगा तो पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी तरीके से उसको बचाने की कोशिश करो वो बच जाए। एग्जाम्पल, आप डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई अरेंजमेंट कर लो, कोई एग्रीमेंट कर लो कि भाई आप पुट्ठे काम करें, हम बैठे हम आपको बचा लेंगे। तो याद रखिएगा, लॉ उस चीज को क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि ऐसी सूरत में डायरेक्टर नहीं बचेगा। जैसे अगर मैं उसको पढ़ना शुरू करूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन 180 को, तो स्टार्ट ही यहां से होता है कि एनी प्रोविजन वेदर कंटेन इन द आर्टिकल, जज़ाकल्लाह सलीम, रख देते हैं, any provision whether contained in the articles of the company, बेशक तुमने कोई बात लिखी हुई है अपने आर्टिकल्स में, और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट या किसी कॉन्ट्रैक्ट में विद द कंपनी के साथ, और अदरवाइज फॉर एग्जाम्पलिंग एनी ऑफिसर और ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और किसी ऑफिसर को बचा रहे हो, किसी ऑडिटर को बचा रहे हो, और इंडेमनिफाइंग हिम या उसे कंपनसेट कर रहे हो अगेंस्ट एनी लायबिलिटी विच बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ, अगेंस्ट एनी लायबिलिटी मींस उसकी कोई लायबिलिटी निकली है, कोई पेनल्टी पड़ी है लॉ के अंदर उसकी नॉन कंप्लायंस की वजह से, व्हिच बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ would otherwise attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust। इन reasons की बिना पर, breach of duty, negligence की बिना पर उसे कोई liability निकली है, और which he may be guilty in relation to the company, जिसकी वजह से वो guilty है कंपनी के perspective में। और अगर आपने ऐसी कोई भी प्रोविजन लिखी है अपने आर्टिकल्स में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में उस डायरेक्टर को बचाने के लिए या उसे कंपेंसेट करने के लिए, अब ये देखो यहां पे आंसर लिखा हुआ है, शैल बी वॉइड, भाई वर्ड है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड बिलो। एक सिचुएशन है जहां पे हम आपको एक्सेप्शन दे रहे हैं। बड़ी आसान सी बात कि डायरेक्टर से पुट्ठा काम कराने के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, कोई आर्टिकल किया हुआ है, तो वो वॉइड है टू दैट एक्सटेंट। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी कि आर्टिकल टू दैट एक्सटेंट वॉइड होता है, ठीक हो गया। ये नहीं होता कि पूरा आर्टिकल ही गलत है, आर्टिकल में जो वो प्रोविजन लिखी है वो गलत है। देन एक्सेप्शन ये है कि अगर वो बंदा उसके खिलाफ केस फाइल हुआ। देखो, एक पॉइंट है ना बड़ा सिंपल सा, इल्जाम, मुल्जिम और मुजरिम, ठीक है ना। तो मुल्जिम क्या है जिस पे इल्जाम लगा, और मुजरिम क्या है जिसका साबित हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं किसी डायरेक्टर पे इल्जाम लगा और कल को वो बरी हो गया, जिससे पाकिस्तान में बहुत कॉमनली आप मुजरिम बरी हो जाता है, मुल्जिम बरी हो जाता है, तो अगर वो बरी हो गया उन तमाम इल्जामात से, तो फिर एक बार याद रखिएगा, फिर इंडेमनिफिकेशन की क्लॉज अगर लिखी भी हुई है तो वो वैलिड है, फिर आप उससे कंपनसेट करोगे उसकी जितनी लीगल कॉस्ट इनकर हुई है। फॉर एग्जांपल मेरे पे केस हुआ, मैंने केस डिफेंड किया, कंपनी ने पीछे छोड़ दिया, कंपनी ने कहा देखो निबड़ो पहले, मैंने बड़ा जीत गया तो जितनी लीगल कॉस्ट हुई है वो मैं रीइंबर्स कर सकता हूं कंपनी से। इस इंडेमनिफिकेशन पे कोई बार नहीं है, और वो बेशक मैटर नहीं करता वो केस आपका क्रिमिनल है या सिविल है, ये मैटर नहीं करता। चलो आओ जरा। However, a company is not prohibited from indemnifying any of its director, chief executive or officer। कंपनी किसी को मना नहीं है करे indemnify against any liability incurred by any of them, किसी ने भी कोई liability incur की हो, in defending any proceeding against him, कोई केस चल रहा था उसके खिलाफ, in which the judgment is given by the court in his favor, जिसमें फैसला उसके हक में आया, और in which any of them is acquitted, या जिसमें वो बरी जिम्मा हो गया irrespective of the fact that whether the proceeding against any of them were in respect of any civil or criminal nature। ये मैटर नहीं करता कि जो केस था वो सिविल नेचर का था या क्रिमिनल नेचर का। क्लियर हो गई ये बात। ये था एक सेक्शन छोटा सा 180 जो हमने स्किप किया था। अब हम आते हैं अपने उस सेक्शन की तरफ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन की तरफ, ताकि हम लोग उस एरिया को भी रीडिंग करके कंक्लूड कर दें। हमने इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली थी, अगर आपको याद हो। सॉरी, मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव खोला हुआ है, डायरेक्टर्स का चार्ट खोल लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने कल जाते हुए लास्ट क्लास में
ये डिस्कशन की थी नॉन कैश ट्रांजैक्शन की। हमने कहा था जी अगर कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी के दरमियान किसी किस्म की कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन या बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है एक एसेट इधर से आ रहा है दूसरे इधर से जा रहा है, नॉन कैश अलाउ नहीं है अनलेस की जनरल मीटिंग की अप्रूवल हो और उसकी कुछ लवाजमात थे। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, मैंने आज सिर्फ रीडिंग करनी है। और दूसरा सिनेरियो, जस्ट अ मिनट प्लीज। सो हम सिर्फ यहां से एक दफा देख, अप्रूवल चाहिए थी जनरल मीटिंग की, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि यही एक सेक्शन दोबारा थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूज कर देता है जब हम इसको रीडिंग करेंगे, कि वो सिर्फ सिंपली ये कहना चाहता है कि अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो, अगर तो इन कंपनीज के किसी डायरेक्टर के साथ हो रही है, सब्सिडरी के साथ, एसोसिएटेड के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी का डायरेक्टर है, तो खाली सब्सिडरी कंपनी जो कि ट्रांजैक्शन कर रही है जिसको मना है, कंपनीज एक्ट इन पे अप्लाई होता है, डायरेक्टर्स पे अप्लाई नहीं होता। तो वो जो कंपनी हरकत कर रही है वो अपनी जनरल मीटिंग में अगर अप्रूवल ले लेती है तो इजाजत है उसको ये ट्रांजैक्शन करने की नॉन कैश। लेकिन साथ ये हमने कहा था कि अगर ये कंपनी जो है वो अपने किसी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, फिर अप्रूवल एक कंपनी में नहीं होगी, फिर अप्रूवल दो जगह पे होगी, एक कंपनी के अंदर वो जो ट्रांजैक्शन कर रही है और एक होल्डिंग कंपनी के अंदर। तो फिर अप्रूवल जो थी वो दो थी, कंपनी और होल्डिंग कंपनी, और फिर वही वो लवाजमात थे सारे। तो उस चीज को हम आज यहां बुक से पढ़ने लगे हैं ताकि हमें समझ आए कि लिखा कैसे जाया गया है। सेक्शन नंबर 211 है कैश ट्रांजैक्शन। द कंपनी शैल इंश्योर that all cash transaction with its director are conducted only through banking channel। पहली बात तो उसने ये कही कि जो कैश ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो वो भी थ्रू क्या करोगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ करोगे, वैसे नहीं करोगे, ठीक है। और सेकेंडली जो उसने कहा, जस्ट अ मिनट मैं इसको सेट कर लूं थोड़ा सा, ओके। सेकेंडली नॉन कैश ट्रांजैक्शन अनलेस प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कि अनलेस के तुम जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लो मेंबर की। मैं अभी ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्लोज करके आगे से पढ़ रहा हूं, जो फरमान क्या है लॉ का। नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट बाय विच, कोई कंपनी भी किसी अरेंजमेंट में एंटर नहीं होगी बाय विच, नंबर 1, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी, please hold on one second, sorry about the calls। अच्छा, a director of the company, no company shall enter into an arrangement by which a director of the company or its holding subsidiary associated of a person connected with him acquired or is to acquire asset for consideration other than cash from the company। यानी आपके डायरेक्टर जो है वो कंपनी से कोई एसेट खरीदे, वो बेशक होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, सब्सिडरी का, एसोसिएटेड का, व्हाटएवर। अगली बात, और the company acquires or is to acquire asset for consideration other than cash from such director or person so connected। यानी अदर वे अराउंड है ना, या तो कंपनी डायरेक्टर एक्वायर कर रहे हैं कंपनी से या कंपनी एक्वायर कर रही है डायरेक्टर से, यानी कि दोनों टू एंड फ्रो। अगर आपको याद हो मैंने पहले भी कहा था ये ट्रांजैक्शन दोनों तरफ मूव कर सकती हैं, कि डायरेक्टर एक्वायर कर रहे हो या कंपनी एक्वायर कर रही हो, ठीक है। उसमें वही दो बातें हो तो कोई कंपनी ऐसे अरेंजमेंट में एंटर नहीं होगी जिसमें कंपनी बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाए विद द डायरेक्टर्स। अगली बात, कहते हैं नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द एसेट इन्वॉल्व्ड इन सच अरेंजमेंट ड्यूली कैलकुलेटेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शैल। देखो नोटिस तो देना है इस जनरल मीटिंग का। अब नोटिस में जहां इतनी बातें हम लिखते थे, हमने पढ़ी, जैसे हमने डायरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के हवाले से नोटिस में बड़ा कुछ गया, वहां पे अब एक और बात ऐड होने लगी है कि वहां पे आप उस अरेंजमेंट के पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे क्लियरली इन द नोटिस कि इस तरह की अरेंजमेंट डिस्कस होने या अप्रूवल होने जा रही है इन द अपकमिंग जनरल मीटिंग, ठीक हो गया। और दूसरी बात, जिन एसेट्स को बार्टर सिस्टम के तौर पे एक्सचेंज किया जा रहा है उनकी वैल्यू भी तो कोई हो, ताकि ये तो पता लगे कि एक एसेट देने के बदले दूसरा एसेट जो मिल रहा है वो सेम वैल्यू का है। सो बार्टर सिस्टम के लिए वैल्यूएशन भी करवानी पड़ेगी एसेट की, और वो कौन वैल्यूअर हो, वो कहते हैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, उससे आपने ये ट्रांजैक्शन ड्यूली कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उससे आपने ये ट्रांजैक्शन करवानी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नहीं, अब देखो ये सारी बात सेक्शन हो गया, ये वो ब्रैकेट के अंदर वो बात लिखी है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। देखो उसने क्लियरली बता दिया कि आपने रेजोल्यूशन चाहिए अनलेस द प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आगे जो उसने बात लिखी है वो पढ़ते हैं, एंड इफ द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज द डायरेक्टर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी,
अगर वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो, अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब है उसने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट इस ब्रैकेट में बता दी कि अगर तो कोई और डायरेक्टर हो तो एक ही जनरल मीटिंग, यानी वही कंपनी जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है वो जनरल मीटिंग में अप्रूवल देगी। लेकिन अगर आपका होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हुआ तो याद रखना उस कंपनी में भी अप्रूवल होगी और जनरल मीटिंग में, और एक अदर मीटिंग होल्डिंग कंपनी के अंदर भी हो रही होगी, यानी 2 अप्रूवल्स आएंगे फिर। तो ये बात उसने ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से एक्सप्रेस की है। तो अगर मैं अब आपको दोबारा चार्ट दिखाऊं तो ये वो सिनेरियो है कि डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी के अंदर एक एडिशनल अप्रूवल शामिल हो जाएगी और एक एडिशनल मीटिंग शामिल हो जाएगी। सो ये था सेक्शन कैश ट्रांजैक्शन। अगली सेक्शन पे आता हूं जी, लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये बात मैंने जब मैं पिछला सेक्शन वेकेशन पर आ रहा था तो उसके दौरान मैंने आपको क्लेवरली ये सेक्शन 182 डिस्कस किया था, जहां पे मैं आपको वेकेशन में ये समझाना था कि कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 182 क्या होता है, ये इसकी नॉन कंप्लायंस क्या होती है। तो मुझे उसके लिए पहले आपको सेक्शन 182 पढ़ाना पड़ा कि लोन टू डायरेक्टर्स द कंपनी। मैंने कहा था कि अच्छा ठीक है, आप देखो ना पहले होता क्या था कि कंपनी से फंड निकालना पॉसिबल नहीं है। देखो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो, फंड निकाल लेते हो आप, पार्टनरशिप हो, ड्राइंग्स के नाम पे आप बिजनेस से फंड निकाल लेते हो, लेकिन कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब वहां से फंड नहीं निकलता। फंड 2 ही तरह से निकल सकता है। नंबर 1 कि आपको आप वहां से सैलरी ड्रॉ करना शुरू कर दो, इफ यू आर अ मेंबर एज वेल एज अ डायरेक्टर, तो आप सैलरी लेना शुरू कर दो, या आपको जो डिविडेंड या बोनस मिलते हैं, जो रिवॉर्ड मिलता है, वही आप पैसा कंपनी से निकाल पाते हो। इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है कंपनी से पैसा निकालने का। अब तीसरा रास्ता एक मौजूद था और वो मिस यूज किया जाता था, और वो था लोन टू द डायरेक्टर, कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे देती थी कि ठीक है भाई डायरेक्टर को चाहिए पर्सनल लोन, मैंने दे दिया। अब देखो जरा गौर करो, कंपनी का बिजनेस होता था टेक्सटाइल का, कंपनी का बिजनेस होता था केमिकल का, और कंपनी लोन दे रही होती थी अपने डायरेक्टर को, और नीचे लाइन भी लिखी जाती थी कि दिस लोन इज एक्चुअली इंटरेस्ट फ्री एंड इज रीपेबल एट द ईज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। भाई इतनी तेरी मर्जी है, जब देना होगा दे दें। तो ये तो ज्यादती हो जाती थी। क्या होता था, फंड्स को बिजनेस से निकालने का एक तरीका इस्तेमाल किया जाता था कि लोन टू डायरेक्टर में डाल के डायरेक्टर लोन लेके चले जाते थे। ठीक है, सो कंसिडरिंग दैट लॉ ने फिर उसको इंप्रूव किया हुआ है कि ठीक है भाई कोई लोन नहीं जाएगा जब तक मालिकों से नहीं पूछोगे। हाँ, मालिक इजाजत देंगे दे दो, यानी कि शेयर होल्डर अगर इजाजत दे दे कि लोन दे दो तो दे दो। अच्छा, लोन और गारंटी एक ही चीज है। देखो फॉर एग्जांपल आजकल जैसा कैश गारंटीज होती हैं, लोन और गारंटी एक ही चीज है। आपने लोन दे दिया डायरेक्टर को, या डायरेक्टर ने बैंक से लोन लिया और आपने बैंक को गारंटी दे दी, बात तो एक ही है ना। कल को डायरेक्टर पे नहीं करेगा तो बैंक किसका गिरबान पकड़ेगा, कंपनी का। और अगर वो गारंटी कैश गारंटीज हैं तो इतना पैसा कंपनी ने बिजनेस बैंक अकाउंट में रखा होगा जो कि फीस होगा, जिसको बैंक इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं बैंक ने लियन क्रिएट किया होता है, तो बैंक उसको इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो टेक्निकली हमने लोन डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्ट दे दिया। बात समझ आ रही है कि देखो डायरेक्टर लोन ले रहा है बैंक से, लेकिन बैंक गारंटी ले रहा है कंपनी से, तो फंसी तो कंपनी ना, कि पैसा तो कंपनी का फ्रीज हो गया। सो इसलिए लोन और गारंटी एक ही चीज है, इसलिए एक ही सेक्शन के अंदर दोनों बातों की डिस्कशन है। अब पढ़ते हैं, द कंपनी इज नॉट अलाउड अनलेस द ट्रांस, अच्छा पहले मैं वो पूरा पढ़ता हूं। द कंपनी इज नॉट अलाउड टू make a loan to a director of the company or any of its holding company or any of his relative। ना कंपनी को लोन देगा, ना उसकी होल्डिंग कंपनी को, ना उसके किसी रिलेटिव को, सॉरी ना किसी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, ना होल्डिंग कंपनी को डायरेक्टर को, ना अपने उसके किसी डायरेक्टर के रिलेटिव को। अब रिलेटिव में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, क्या, स्पाउस और माइनर चाइल्ड। इसका मतलब है मेजर चाइल्ड आउट है इस ट्रांजेक्शन से। अच्छा आगे चलो, और give a guarantee or security in connection with the loan made by any person to such director। वही बात होगी कि तुमने डायरेक्ट लोन नहीं दिया, तुमने इनडायरेक्टली किसी को गारंटी या सिक्योरिटी दे दी, एक ही बात है। और टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव, और रिलेटिव की डेफिनेशन फिर सेम है, वो स्पाउस और माइनर चाइल्ड। ठीक है, सो अब क्लियर होगी बात कि द कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू दिस, कि ना लोन दे सकती है डायरेक्टर को, ना होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, ना रिलेटिव को, ना गारंटी दे सकती है। लेकिन साथ ही फिर अगली बात लिखी हुई है, अनलेस, यस अगला सबसेक्शन है इसका एक्चुअली, अनलेस द ट्रांजैक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स थ्रू रेजोल्यूशन, कि अनलेस ये बात मेंबर ने जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दी हो, लोन टू डायरेक्टर्स या गारंटी टू डायरेक्टर्स, फिर अलाउड। अगली बात, हाँ ये काम अगर लिस्टेड कंपनी में होगा
तो कमिश्नर, मैंने हमेशा कहा कि लिस्टेड कंपनी के एक बड़े दामाद हैं कमिश्नर साहब, उनकी अप्रूवल हर जगह पे, वो हर जगह पे टांग अड़ाएंगे जहां जहां लिस्टेड कंपनी का जिक्र आएगा। तो एडिशनली अप्रूवल ऑफ द कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर सच लोन्स। लो जी आगे, एक्सेप्शन। The above restriction do not apply to a company which in the ordinary course of its business provide loans or give guarantees or securities for the due repayment of any loan। बड़ी सिंपल बात है, आपका बैंक जो है उसका काम ही लेंडिंग का है, तो उसके पास अगर मैं भी लेंडिंग के लिए आया हूं और एक डायरेक्टर भी लेंडिंग के लिए गया, पर्सनल लेंडिंग के लिए, और बैंक ने उसी क्राइटेरिया पे जिस पे वो मुझे दे रहा है लोन, उसी पे उसने डायरेक्टर को भी लोन दिया है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें आप शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो लेंडिंग करके ही कमा रहा है। क्या मेरी बात समझ आई? सो इस केस में लेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर इस केस में अप्रूवल भी चाहिए नहीं होगी। इज दैट क्लियर? फिर छोटी छोटी सी दो तीन बातें कि प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अ कंपनी शैल नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट to or you'll allow utilization of its asset to any political party or for any political purpose to any individual or body। बहुत सिंपल बात है कि अपने आप को सियासत से दूर रखें, आपके एसेट सियासी पर्पस के लिए, हो सकता है आपकी कंपनी में कोई बड़ी फिगर जो है वो सियासी फिगर हो, ठीक है, पब्लिक फिगर हो, पॉलिटिकल फिगर हो, उसको आप एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो बैक इन 2018 और वटेवर, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे जहांगीर तरीन, एक बड़ा मशहूर होता था कि जहांगीर तरीन जी त्यारा लेके जा रहा है, वो इनफैक्ट उसकी कंपनी का एसेट था जो कि वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता था, और उस बात पे इतना ऑब्जेक्शन लगा था बाद में कि कंपनी का एसेट पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। वो इस सेक्शन की कंट्रोवेंशन थी, सेक्शन 184 की, क्योंकि जहांगीर तरीन कंपनी का चेयरमैन भी था, और वही जहांगीर शुगर का जो भी है, और जेडीसी, पता नहीं क्या नाम है उसका, इस तरह कुछ नेम है, मैं नाम भूल गया हूं, जहांगीर सिद्दीकी की जो भी है, सो शुगर का जो भी है, सो उसमें उसके चेयरमैन के होने के नाते वो हेलीकॉप्टर यूज करता था, कंपनी का एसेट था और पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। सो काफी ऑब्जेक्शन लगी उस पर। और आखिरी बात है, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स। अ कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म टू इट्स मेंबर इन इट्स मीटिंग। मीटिंग में कोई ऐसा गिफ्ट आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप मेंबर को नहीं देंगे, क्योंकि मीटिंग ना मैनिपुलेट होने का खदशा होता है, तो इसीलिए किसी भी किस्म का गिफ्ट जो है वो डिसअलाउड है। लो जी, छोटे छोटे से सेक्शन थे, 2, 3, 184, 185। ले जी, इसके साथ ये चैप्टर टेक्निकली हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करता हूं, कुछ 1-2 घर से करने के लिए दूंगा, और इंशाल्लाह कल हम एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का। एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अच्छा स्प्रिंग 2019 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6C कहता है फॉलोइंग स्टेट, बताइए फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है या नहीं। Director remuneration for performing of extra services including the holding of office of the chairman or attending the board meeting is decided by the chief executive। लो जी, ये बात मैं इस पे शायद डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आसान है, और ये अब हमारा रोल मॉडल नहीं है कि इस तरह का पेपर में अगर क्वेश्चन आया भी ना तो वो पेपर को बैलेंस करने के लिए आएगा, जबकि मेरा मानना है शायद पेपर बैलेंसिंग के लिए भी अब ये रोल मॉडल नहीं है क्वेश्चन। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी हो, सॉरी ये जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं इसका अगर पे स्केल डिटरमिन करना है तो 2 ही अथॉरिटीज हैं, या तो बीओडी है या आपकी कंपनी द जनरल मीटिंग है। तो उसने यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव का वर्ड लिखा है ये थोड़ा सा गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट से हम करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगले पे आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन 24, ऑटम 19 का पास पेपर है, कहता है डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग एंड परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो हम ऑलरेडी ये सेक्शंस जो हैं पढ़ चुके हैं, और ये बहुत आसान से सेक्शन थे, वही वाले 2 लोग हैं जो स्केल डिसाइड करेंगे इस रिम्यूनरेशन का परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 25, छोटे छोटे से सवाल हैं, स्प्रिंग 2011 का पास पेपर है। उसने कहा बताइए ये भी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टेंस। भाई आप अपना ऑफिस दे ही नहीं सकते। नहीं, अगर आपको याद हो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हमने पढ़ा था कि एक सिनेरियो है जिसमें एक्सेप्शन मौजूद है, और वो ये थी कि अगर आप 90 डेज से ज्यादा के लिए पाकिस्तान से दफा हो रहे हैं तो आप अपने पीछे किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करके जा सकते हैं, ठीक है जी, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पे, लेकिन उसका मेंबर होना जरूरी है, याद रखिएगा। नॉन मेंबर नहीं, ये नहीं मैं अपने नमूने को कहूं तू मेरी जगह बैठ जा मैं आता हूं उतनी देर, ऐसा नहीं होता। ही शुड बी द पर्सन जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन रहा होता है उसका मेंबर होना जरूरी होता है, ठीक है जी। उसके बगैर मेंबर बन नहीं पाएगा ना। हाँ, ये भी कहूंगा, यूं कह लेता हूं फिर, रादर देन मेंबर कहने के यूं कह लेता हूं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है,
ठीक है, अच्छा जी आगे चलता हूं, मेंबर भी हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करे। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीफैप का एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, उसने कहा जी इन द लाइट ऑफ द, वही टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा सा सवाल बनाया उन्होंने। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज Companies Act 2017 advised the director of KM Limited on the matter of assignment of director office, where Faisal, one of the director, wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad for personal work. बिल्कुल ठीक है, अपने काम के लिए जा रहा है तो क्या करे, अब उसे कहते उसे समझाएं जरा क्या कर सकता है असाइनमेंट के हवाले से। तो वही बात है कि अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए पाकिस्तान से तुम जा रहे हो तो अपनी जगह एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। दैट शुड बी अ मेंबर, ठीक है। और जब ही वापस आओगे तो ऑफिस वापस ले लेना। अगली बात ले जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 है, आईकैप ने एक अपने पास से बनाया हुआ है, एक लर्निंग सा क्वेश्चन है। Mr. Hamid, who is a director in ABC Limited, a listed company, is planning to move to Europe for 1 year to set up his own business. Respond to his request for advice and as regard his responsibility under the company's 2017 in respect of number 1, attending the annual general meeting of the company, ठीक है, डायरेक्टर है जो कि बाहर जा रहा है यूरोप 1 साल के लिए, ठीक है। उसने कहा बताइए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनुअल जनरल मीटिंग के हवाले से, बोर्ड मीटिंग के हवाले से, और कंडीशन अंडर विच ही में बी अलाउड टू असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन। जी देखो, एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको वोकेशन वाला सेक्शन याद हो तो वोकेशन वाले सेक्शन के अंदर उसने ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर तुम 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग से गायब हुए और छुट्टी की दरखास्त देकर ना गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, राइट, डायरेक्टर के ऑफिस से वकेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि तुम अगर जनरल मीटिंग अटेंड ना की, क्योंकि जनरल मीटिंग में वो एज अ मेंबर आ रहा है और मेंबर आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो डायरेक्टर मीटिंग में ना आने की सजा है, ये वोकेशन ऑफ ऑफिस है, बट मेंबर्स मीटिंग मैंडेटरी नहीं है उस तरह लॉ में। और तीसरी बात उसने कहा कंडीशन, वही वाली बात कि बताएं किस सूरत में ऑफिस को असाइन किया जा सकता है, तो वो हमने ऑलरेडी बड़ी दफा ऊपर छोटे छोटे सवालों की शक्ल में पढ़ लिया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफैप का क्वेश्चन है, सीफैप 2 का, विंटर 2016, क्वेश्चन नंबर 3 था। रैपिड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड RCL इज अ लिस्टेड कंपनी। Advise the board of director of RCL on the following matter in the light of the provision of Companies Act 2017. बोर्ड को एडवाइस कीजिए। A request has been made by an independent director for increase in the remuneration of director from 25 to 40 for attending the board and subcommittee meeting and performing extra services. रिक्वेस्ट जनरेट हुई है भाई थोड़े पैसे बढ़ाओ, 25,000 से 40,000 कर दो। तो वही बात, ये वही वाली बात है कि परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए पैसे कौन तय करेगा, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि डायरेक्टर है या फिर कंपनी इन द जनरल मीटिंग है। दाऊद हुसैन डायरेक्टर वांट्स टू अपॉइंट हिज ब्रदर इन हिज प्लेस एज ही इज गोइंग अब्रॉड, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके भाई का मेंबर होना जरूरी है और ये भी ख्याल रहे कि वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता हो। ये ना हो कि वो ही इज इनएलिजिबल, ही वुड बी इनएलिजिबल, तो उनके इन दैट केस अगर वो इनएलिजिबल है तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, बेशक वो ऑल्टरनेट ही क्यों ना हो रहा हो। और असद इज अ डायरेक्टर बट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे नॉन मेंबर्स हमें पता है जो कि डायरेक्टर बनते हैं, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव है, फुल टाइम एम्प्लॉई है, जिसे होल टाइम एम्प्लॉयड डायरेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, वो कंपनी का मेंबर नहीं होता। तो हमने ये सेक्शन 153 पढ़ा था शुरू में जहां से हमने आगाज किया था, तो ये उसी सेक्शन की बातें हैं कुछ छोटी छोटी। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन 29 एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, उसने कोशिश की कि आपको जरा कंफ्यूज करके आपका फायदा उठा सके, तो बिल्कुल आसान सा सवाल बनाया, लेकिन चूंकि इतना कंफ्यूज किया। अच्छा अभी चूंकि हमने टॉपिक ताजा पढ़ा होता है तो हमें बड़ा आसान लगता है कि नहीं देखो यार कितना आसान सा सवाल था, लेकिन रियलिटी ये होती है कि बेटे जब आपके पास पूरे पेपर सामने 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 3.25 घंटे का अप्रोक्सीमेटली, और उस पेपर में आपके पास और क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग हैं, ठीक है, उस दौरान एक ऐसा सवाल देखना और आपको फिर क्लिक करना कि यार ये कौन से एरिया को क्लिक कर रहा है और मैंने कहां से आंसर करना है, यही इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स जैसा मैंने पहले भी कहा था, प्लानिंग मैटर करती है, एग्जीक्यूशन मैटर नहीं करती। इस पेपर के अंदर प्लानिंग, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, जितना अच्छा आप उस प्रोविजन तक पहुंच जाओगे, उतने ज्यादा मार्क्स हैं एज कंपेयर टू कि आप प्लानिंग छोड़ के आप एग्जीक्यूशन पे चले जाओ, नंबर बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। उसकी रीजन है कुछ ऐसी हरकत होगी कि आप जितना भी लिखोगे सब गलत लिख के आओगे, आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा आंसर किया, जबकि रियलिटी में वो एक अच्छा आंसर नहीं होगा।
अच्छा, एक एक मेरा तरीका है कि मैं इस सवाल को कराऊं, बेहतर है कि आप इस सवाल को मैं 2 होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देता हूं और वो करें, मैं कल डिस्कस करके आगे जाऊंगा, लेकिन आप खुद करें पहले। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 29 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 30 ये होमवर्क के तौर पे, और 31 भी, 3 कर लें प्लीज। तो 29, 30 और 31 आप होमवर्क के तौर पे करें, देन मैं कल डिस्कस करूंगा, ताकि आपने एक दफा गो थ्रू कर लिया होगा तो क्वेश्चन आया नहीं होगा, प्रैक्टिस आया नहीं होगी। टिल दैट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला सबको साइंदा फरमाए।